कैसे हैं आप सब? देखो आज का टॉपिक ना थोड़ा लंबा है, मैं पहले ही बता रही हूँ। और अक्सर क्या होता है ना, हम पेन कॉपी लेकर बैठते हैं, मास्टर बोलता रहता है और हम मशीन की तरह बस लिखते रहते हैं। आज बस एक रिक्वेस्ट है, ये पेन साइड में रख दो, कुछ मत लिखो। क्योंकि अगर आज तुमने ये कहानी ढंग से सुन ली ना, तो ये तुम्हारे दिमाग में ऐसे छप जाएगी कि तुम्हें कभी भी पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आज हम कॉन्सेप्ट को फील भी करेंगे। तो बस अपने कुछ मिनट मुझे दे दो, अपना दिमाग खुला रखो और सुनो कि असल खेल क्या था। ये कहानी है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 की, जो चालू होती है सेंट्रलाइजेशन के पीक से। एक देश एक मालिक। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसा टर्म यूज हुआ, जहां लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले ऐसे बड़े साहब बने। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो तुम्हारी गली में तीन अलग अलग क्रिकेट टीम्स हैं और तीनों के अपने अपने रूल्स हैं। एक दिन एक बड़ा कोच आता है और कहता है आज से कोई अपनी मर्जी नहीं चलाएगा, पूरे इलाके का एक ही कैप्टन होगा और जो वो बोलेगा वही रूल होगा। बस वही बड़े कैप्टन बेंटिक साहब थे। वाई? क्योंकि ब्रिटिशर्स को समझ आ गया था कि अगर पूरे इंडिया को मैनेज करना है तो कमांड एक जगह होनी चाहिए। उन्हें यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी एक्सट्रैक्शन में। बट हाउ? मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर से उनकी लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई। इम्पैक्ट ये हुआ कि इसने रीजनल ऑटोनॉमी की बुनियाद हिला दी। ये सेंट्रलाइज गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट बना। पॉलिटी और ज्योग्राफी से समझो तो ज्योग्राफी बदल रही थी दोस्तों। अब ये सिर्फ बंगाल या मद्रास की पॉकेट नहीं थी, ये पूरे ब्रिटिश इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप बन रहा था, जहाँ ज्योग्राफी को एडमिनिस्ट्रेशन से टाई कर दिया गया। करंट अफेयर से देखो तो आज हम आर्टिकल 248 रेसिडरी पावर या आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल की बात करते हैं, जहां सेंटर डोमिनेट हो जाता है। तो उसकी रोड इसी 1833 के यूनिटरी बायस में है। चलो आगे बढ़ते हैं रेगुलेशन वर्सेस एक्ट की ओर, जहां नया नाम नई पहचान मिली। पहले जो कानून बनते थे उन्हें रेगुलेशन कहते थे, अब उन्हें एक्ट्स कहा गया। चलो देखते हैं कैसे। पहले मम्मी कहती थी बेटा सब्जी खा लो तो अच्छा है, रेगुलेशन सजेशन जैसा होता है। अब पापा ने ऑर्डर दे दिया सब्जी खानी ही पड़ेगी वरना फोन नहीं मिलेगा। एक्ट पक्का कानून जिसको हम बदल नहीं सकते। इसके कुछ प्रोज और कॉन्स हैं। प्रोज की ओर चलते हैं। लीगल यूनिफॉर्मिटी आई, पूरे देश में एक जैसा कानून होने से एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो गया। कॉन्स ये हुआ कि लोकल नीड्स इग्नोर हुई। कोलकाता में बैठा इंसान मालाबार और पंजाब की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकता था। कॉज ये हुआ कि डिजायर फॉर कंट्रोल इफेक्ट एलिनेशन ऑफ अ लोकल्स। करंट अफेयर की ओर बढ़ो तो आज के यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट इसी यूनिफॉर्मिटी से जुड़ी हुई है। हम आज भी वही बैलेंस ढूंढ रहे हैं, एक जैसा कानून वर्सेस डाइवर्स कल्चर में। कंपनी का बिजनेस बंद हुआ और ऑफिस शुरू हुई। कंपनी को बोल दिया गया बेटा बहुत चाय और चीनी बेच लिए हो, अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करो। ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक कमर्शियल बॉडी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। एग्जाम्पल से समझो तो एक दुकान वाला था जो बाद में कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड बन गया। दुकान मतलब बिजनेस तो बंद हो गया, पर धंधा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में ही रहा। एथिक्स और वैल्यू की ओर बढ़ो तो सरकार ने कहा ये टेरिटरी आप ट्रस्ट में रख रहे हो फॉर हीज मैजेस्ट्री। एथिकल डायलेमा ये था कि गवर्नेंस का असली वैल्यू पब्लिक इंटरेस्ट होता है, पर यहाँ ट्रस्टी मतलब कंपनी सिर्फ बेनिफिशरी मतलब ब्रिटिश क्राउन के लिए काम कर रही थी। कॉमन मैन मतलब इंडियंस का इंटीग्रिटी और वेलफेयर मिसिंग था यहाँ। इकोनॉमिक्स से जोड़ो तो इसका ग्लोबल आउटलुक देखते हैं। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर था, जहां ब्रिटिशर्स को अब ट्रेडिंग पार्टनर नहीं रेवेन्यू जनरेटिंग टेरिटरी चाहिए थी ताकि उनकी होम इंडस्ट्री फीड हो सके। चलो बढ़ते हैं सिविल सर्विस की ओर। इस एक्ट में एक अटेम्प्ट हुआ कि इंडियंस के लिए ओपन कंपटीशन शुरू करें। एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए एक बड़ी कंपनी ने एड निकाला कि सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, पर इंटरव्यू के दिन दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया गया ताकि सिर्फ उनके अपने ही रिश्तेदार सेलेक्ट हो सके। प्रॉब्लम ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सस्ते और काबिल लोग चाहिए था। इसका सॉल्यूशन ढूंढा गया मेरिट बेस्ड एंट्री फॉर इंडियंस की रख के।
कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि कोर्ट ऑफ अ डायरेक्टर ने अपोज कर दिया। वे फॉरवर्ड से समझो तो भले ही तब ये निगेट हुआ था, पर इसने आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी का बीज बो दिया था। आज हम मेरिटोक्रेसी और रिप्रेजेंटेशन दोनों की बात करते हैं। अब चलो कुछ पॉइंट ग्लोबल आउटलुक की ओर ले चलते हैं। 1833 ने सेंट्रलाइजेशन पूरी दुनिया में मॉडर्न नेशन स्टेट के उदय का हिस्सा था। जहां फ्रांस में नेपोलियन कोड या यूके में रिफॉर्म एक्ट सब इफिशिएंसी और सेंट्रल कंट्रोल की तरफ भाग रहे थे। बैलेंस ओपिनियन भी समझोगे क्या? चलो देखते हैं। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दोस्तों, ये एक्ट ना पूरी तरह बुरा था और ना पूरी तरह अच्छा। इसने इंडिया को एक यूनिटरी फ्रेमवर्क दिया जो आगे चलकर हमें यूनाइट करने में हेल्प किया, पर इसका टॉप डाउन अप्रोच आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी में एक प्रॉब्लम की तरह है। हमने डिसेंट्रलाइजेशन 73 व 74th अमेंडमेंट इसीलिए लाया था ताकि 1833 वाली गलती सुधार सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है सिचुएशन, वैल्यू और एक्शन वाला। सिचुएशन ये थी फ्रेगमेंटेड और इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, वैल्यू एट स्टेक इंटीग्रिटी, यूनिफॉर्मिटी और इक्विटी की। एक्शन लिया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया और पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की लिंक यहाँ से है। इसने ही फ्यूचर यूनियन ऑफ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेटन तैयार किया। चलो आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। दोस्तों 1833 ने हमें एक यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन तो दिया, पर हमारी लोकल आइडेंटिटी छीन ली। सोचिए अगर उस वक्त ओपन कंपटीशन शुरू हो जाता तो शायद हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल 50 साल पहले ही किसी और मोड़ पर होता। 1833 ने हमें सिखाया कि सेंट्रलाइजेशन जब बिना रिप्रेजेंटेशन के होता है ना, तो वो इफिशिएंसी नहीं ऑपरेशन बन जाता है। इसीलिए आज हम कॉरपोरेटिव फेडरलिज्म पर जोर देते हैं। चलती हूँ, अगले एक्ट में मिलेंगे जब ये सिस्टम और भी पेचीदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और कमेंट में मेंशन ज़रूर करें आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और आपको यूपीएससी रिलेटेड चीज़ें एक ही लेक्चर में मिल गई ना? वाई हाउ वाला कॉन्सेप्ट